प्रभात खबर की ओर से आपका अभिवादन। मैं हूं अजय कुमार। हम लोग बात करेंगे कि बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि दुनिया के बाकी देशों में क्या वोटर लिस्ट को क्या ऐसी व्यवस्था है। जानकारी के लिहाज से भी यह जानना जरूरी है कि दुनिया भर के अलग-अलग देशों में वोटर लिस्ट कैसे बनते हैं, नागरिकता का उसमें क्या भूमिका होती है। तो इसी संदर्भ में प्रभात खबर ने ये तय किया कि हम लोग यूरोप, एशिया और अफ्रीका के तीन तीन देशों का एक जायजा लेते हैं, वहाँ के बारे में पता करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार की और उसको आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि भारत में जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं वोटर लिस्ट को लेकर, वो इन देशों में क्या उसकी प्रक्रिया है, उसके बारे में जानते हैं। तो नागरिकता और मतदाता सूची बनाने की विधियां अलग-अलग देशों में क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं, बिहार में अभी चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का, और इसमें हर 5 साल पर मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण किया जाता है चुनाव आयोग की ओर से, और हर साल संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। बिहार की ही बात करें, अभी बिहार चूंकि वोटर लिस्ट को लेकर केंद्र में है, तो लोकसभा चुनाव के बाद 1 जनवरी 2025 को जो वोटर लिस्ट था, उसमें जो संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद तकरीबन 4 लाख वोटर उसमें हटाए गए थे। तो ये पुनरीक्षण की प्रक्रिया हर साल चलती है। और इसमें मैं बताऊं कि जो वोटर कार्ड बनाया जाता रहा है, उसमें आधार, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की मांग की जाती है और उसके जरिए आपका वोटर लिस्ट बनता है। नागरिक सत्यापन का इसमें क्या क्या रोल है? भारत में जो व्यवस्था है, केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है। बिहार का SIR गहन पुनरीक्षण 24 जून से शुरू हुआ और ये अभी जुलाई में इसका समापन हो जाएगा और उसके बाद 1 अगस्त को इसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन होना है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पहले 28 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, इसमें चुनाव आयोग का कहना है कि जो बिहार के 7.9 करोड़ मतदाता हैं, इसमें जो गैर नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं या जो डुप्लीकेट नाम आ गए हैं, उन्हें हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समय सीमा जो तय की है और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और उसने ये भी कहा है कोर्ट ने कि इसमें आधार, राशन कार्ड और बाकी जो इस तरह के कार्ड चलन में है, उसको आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। तो ये अलग एक मसला है। लेकिन हम लोग अपने विषय पर लौटते हैं कि बाकी देशों में वोटर लिस्ट बनाने की क्या प्रक्रिया है और उसमें एक नागरिक के तौर पर उसमें क्या उनकी भूमिका होती है। तो यूरोप के देशों में मतदाता सूची अक्सर स्वचालित और मजबूत सिस्टम पर आधारित है। आइए यूरोप के 3 देशों के बारे में जानते हैं कि वहाँ मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया क्या है। तो जर्मनी में की बात करते हैं। वहाँ की प्रक्रिया पंजीकरण स्वचालित है। स्थानीय निवास रजिस्टर, पॉपुलेशन रजिस्टर से 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होते हैं। हर चुनाव से पहले यह सूची अपडेट की जाती है। केवल जर्मनी के नागरिक ही वोट दे सकते हैं, और जिनका नाम निवास रजिस्टर में शामिल है नागरिक के तौर पर, वही
होंगे वहाँ के वोट देने के तौर पर, और इस रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। स्वचालित अपडेट के कारण वहाँ पर, जैसा कि यहाँ हमारे यहाँ जो व्यवस्था भी चल रही है वोटर लिस्ट अपडेट करने को लेकर, ऐसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। डुप्लीकेट नाम या गैर नागरिकों को रोकने के लिए स्थानीय सत्यापन, जो वेरिफिकेशन होता है वो स्थानीय स्तर पर होता है, और उसके आधार पर ही वोटर लिस्ट बनता है और वो एलिजिबल होते हैं वहाँ के नागरिक। अब चलते हैं इटली। वहाँ की प्रक्रिया क्या है। नगर पालिकाएं निवास और मतदाता रजिस्टर रखती हैं। 18 वर्ष से अधिक के जो नागरिक हैं वह स्वतः सूची में शामिल हो जाते हैं, और वहाँ की सूची हर 6 महीने पर अपडेट हो जाती है। अब सवाल यह है कि वहाँ नागरिकों का सत्यापन कैसे होता है। तो वहाँ भी यही व्यवस्था है कि केवल जो इटली के नागरिक हैं वही वोट दे सकते हैं, और नागरिकता की जांच निवास रजिस्टर के आधार पर होती है। और यह निवास रजिस्टर, जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया, ये नगर पालिका के स्तर पर ही वो बन जाता है। और वहाँ पर भी जो निवास और वोटर अपडेट के संबंध में सख्त नियम है, लेकिन SIR जैसी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। यहाँ पंजीकरण स्वैच्छिक है। नागरिक ऑनलाइन या कागजी फॉर्म से पंजीकरण करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय बीमा नंबर देना पड़ सकता है। हर साल वार्षिक कैनवास, घर घर सत्यापन होता है। वहाँ भी यह व्यवस्था है कि जो एजेंसी है वहाँ पर लोग जाते हैं घर घर और उनका नागरिकों का सत्यापन करते हैं। अब नागरिकों का सत्यापन कैसे होता है। केवल ब्रिटिश, आयरिश या कुछ राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक ही वोट दे सकते हैं। पहचान पत्रों से नागरिकता सत्यापित होती है। क्या वहाँ SIR की आवश्यकता होती है। नियमित अपडेट के कारण SIR की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डुप्लीकेट नाम रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सत्यापन होता है। अब हम लोग अभी बात कर रहे थे यूरोप के 3 देशों के बारे में। अब चलते हैं एशिया में क्या स्थिति है। एशिया के 3 देशों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पाकिस्तान, जो पड़ोसी देश है, और वहाँ पर चुनाव को लेकर और वोटर को लेकर क्या प्रक्रिया है, नागरिकता को लेकर क्या बातें हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने आपको पहले जिक्र किया कि ये जो स्क्रिप्ट है या जो तथ्य है ये हम लोगों ने ग्रुप AI से निकाला है। तो पाकिस्तान में नेशनल डेटाबेस और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मिलकर नागरिकों का पंजीकरण करते हैं। राष्ट्रीय पहचान पत्र, जिसे CNIC कहा जाता है, वह हर एक नागरिक के लिए अनिवार्य है। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर स्थिति की वहां आप जांच कर सकते हैं। जो आपको नागरिक का कार्ड देता है उसके आधार पर वहां नागरिकता सत्यापन की क्या स्थिति है। तो CNIC केवल पाकिस्तानी नागरिकों को जारी होता है, जो मतदाता सूची का आधार है। तो उसी के आधार पर इसका मतलब हुआ कि मतदाता सूची में भी आपका नाम जाएगा, वो शामिल होगा। तो क्या वहां पर SIR की आवश्यकता है। डुप्लीकेट नाम और सीमावर्ती क्षेत्रों की समस्याओं के कारण विशेष सत्यापन, जैसा कि यहाँ पर हमारे यहाँ अभी हो रहा है वैसा वहाँ भी होता है। उदाहरण के लिए 2023 में 128.8 मिलियन मतदाताओं की सूची अपडेट की गई थी, और ये काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। अगर आप उसको लाख में देखें तो 1,228 लाख वोटर उसमें से उनको दुरुस्त किया गया। अब आते हैं जापान, वहाँ की प्रक्रिया क्या है। वहाँ भी स्वचालित पंजीकरण होता है। निवास रजिस्टर से 20 वर्ष से अधिक नागरिक सूची में शामिल होते हैं। यह सूची नियमित रूप से अपडेट होती है, अद्यतन होती है।
यहाँ भी जानते हैं कि नागरिक सत्यापन कैसे होता है। केवल जापानी नागरिक ही वोट दे सकते हैं। निवास रजिस्टर में नागरिकता पहले से दर्ज होती है और उनको ही वोट देने का अधिकार होता है। यानी हम देख रहे हैं कि कई देशों में निवास रजिस्टर यानी नागरिकता का जो आधार है वो, और फिर उसके आधार पर ही आपका जो नाम दर्ज होगा वो वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। ये बताया गया है कि एसआईआर की आवश्यकता है कि नहीं वहाँ, तो बताया ये जा रहा है कि सटीक रजिस्टर के कारण जो एक एक वहाँ के नागरिक हैं उनका नाम दोनों ही रजिस्टर में बिल्कुल अपडेट होने के कारण इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मित्रों, अब चलते हैं दक्षिण कोरिया। यहाँ की प्रक्रिया क्या है ये समझते हैं। तो दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय निवास रजिस्टर से 19 वर्ष से अधिक के नागरिक स्वतः सूची में शामिल हो जाते हैं। नागरिक रजिस्टर से आप जैसे ही 19 साल के होते हैं उस मुल्क में आपका नाम खुद ब खुद स्वतः वो चला जाता है वोटर लिस्ट में, और हर चुनाव से पहले यह सूची अपडेट होती है। अब आते हैं कि वहाँ नागरिकता सत्यापन की क्या व्यवस्था है। केवल यहाँ भी जैसा कि सभी देशों में है, मोटे तौर पर केवल कोरियाई नागरिक ही यहाँ भी वोट दे सकते हैं और ये उनका नाम नागरिकता रजिस्टर से सत्यापित होता है। एसआईआर की आवश्यकता यहाँ पर होती है या नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब चलते हैं कि अफ्रीका में मतदाता सूची और नागरिकता सत्यापन की क्या स्थिति है। अफ्रीकी देशों में तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियां कहीं ज़्यादा मानी जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या व्यवस्था है ये भी हम समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका, वहाँ प्रक्रिया क्या है वोटर लिस्ट की। यहाँ बताया गया है कि पंजीकरण स्वैच्छिक है, पहचान पत्र अनिवार्य है, हर चुनाव से पहले सूची अपडेट होती है और घर घर जाकर सूची का मिलान होता है, उसका सत्यापन किया जाता है। नागरिकता सत्यापन कैसे की जाती है। केवल दक्षिण अफ्रीकी नागरिक ही वोट दे सकते हैं। पहचान पत्र से नागरिकता सत्यापित होती है। सवाल ये उठता है कि क्या एसआईआर की वहाँ आवश्यकता है। डुप्लीकेट नामों के लिए कभी कभी एसआईआर जैसी प्रक्रिया वहाँ भी अपनाई जाती है या उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं नाइजीरिया की। यहाँ भी जो पंजीकरण है वो स्वैच्छिक है। वोटर लिस्ट के लिए जो पंजीकरण होता है स्वैच्छिक है। बायोमेट्रिक डेटाबेस और राष्ट्रीय पहचान नंबर यहाँ हर नागरिक के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। हर चुनाव से पहले पंजीकरण अभियान चलता है। यहाँ भी जान लेते हैं नागरिकता सत्यापन कैसे होता है। केवल नाइजीरियाई नागरिक ही वोट दे सकते हैं और यह इसका आधार बनता है जो बायोमेट्रिक डेटा नागरिकता के बारे में है उसके आधार पर। एसआईआर की ज़रूरत यहाँ पड़ती है डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए। तो मतलब स्थानीय स्तर पर वहाँ भी इस तरह की समस्याएं होंगी। कुछ दूसरी सीमा पार करके वहाँ भी दूसरे देशों के नागरिकों का आना जाना ऐसा होता होगा। अब आते हैं केन्या। यहाँ की प्रक्रिया क्या है। यहाँ भी स्वैच्छिक बायोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था है। राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट अनिवार्य है। हर चुनाव से पहले उसकी सूची अपडेट होती है। केवल केन्याई नागरिक ही वोट दे सकते हैं जहां तक नागरिकता सत्यापन का सवाल है। पहचान पत्रों से इसका सत्यापन होता है। और एसआईआर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, तो जानकारी के मुताबिक 2017 और 2022 में डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए वहाँ भी एसआईआर की ज़रूरत थी, महसूस की गई थी और उसका वैसा अभियान भी चला था। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, और ये जनसंख्या की जो गतिशीलता है
पलायन है, प्रवास है और सीमावर्ती क्षेत्रों की वजह से डुप्लीकेट या गैर नागरिकों की समस्या इन देशों में भी होती है और इसीलिए वहाँ एसआईआर जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन जर्मनी, इटली, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया में स्वचालित और नियमित अपडेट के कारण एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम कि बिहार में अगर एसआईआर यहाँ चल रहा है तो बाकी देशों का हाल भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और बाकी भी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आपको अगर किसी सीमित इलाके के बारे में अगर गैर नागरिकों के संदर्भ में कोई सूचना हो तो आप उस इलाके में इस अभियान को चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पूरे राज्य में चलाना चाहते हैं तो इसके लिए समय को जरूर ध्यान में रखना चाहिए था और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को उद्धृत किया कि समय काफ़ी कम है और चुनाव भी इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। तो यह कहानी थी आज की वोटर लिस्ट को लेकर, जहाँ तक सवाल है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा कि यहाँ चल रहा है वह दूसरे देशों में चलता है अथवा वहाँ की क्या स्थिति है और नागरिकता को लेकर, नागरिकता सत्यापन को लेकर क्या स्थिति है, कैसे होता है, क्या विधियाँ हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे किसी दूसरे विषय को लेकर। तब तक हमें और हमारी टीम के साथी हिमांशु देव को दीजिए इजाज़त। हमारे साथ आप बने रहें और एक अपील आपसे करना ये चाहते हैं कि आप हमारे हर कार्यक्रम के बारे में अपना दृष्टिकोण, अपना कमेंट ज़रूर साझा करें ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। और एक और अपील कि हमारा प्रभात खबर अखबार आप नियमित रूप से देखें और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जाएं और वहाँ तमाम तरह की सूचनाएं, खबरें आपके लिए मुहैया कराई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।